हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये हमारा दूसरा वीडियो है इस सीरीज का और हर फ्राइडे को आप सैयद अली मुश्तबा के जरिए साउथ एशिया की अहम खबरों पर चर्चा देख सकते हैं। आज जिन इश्यूज पर हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम है। वो अहम इसलिए भी है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। जो हमारी उम्र के या हमसे और बड़े लोग हैं या हमसे और 10 साल छोटे भी हैं, उनको एक बहुत ही अहम खबर याद दिलानी है। नेपाल की जेल से चार्ल्स शोभराज आजाद हुए हैं 20 साल की सजा के बाद। उससे पहले वो भारत में भी और कई मुल्कों की जेलों में रह चुके हैं। ये बिल्कुल गैर मामूली किस्म का इंटरनेशनल क्रिमिनल, लेकिन उस पर फिल्में बन चुकी और शायद नॉवल लिखे जा चुके। क्या कुछ नहीं हुआ। वो बहुत ही सेलिब्रेटेड किस्म का क्रिमिनल है। उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ है। और भारत में भी बहुत कुछ उसने किया था, जेल में, तिहाड़ जेल में भी बंद रहा था और उस पर बात करेंगे, बहुत ही अहम है वो। उसके अलावा नेपाल में पुष्प कुमार दहल प्रचंड जिनको कहा जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो हमने थर्सडे में रिकॉर्ड किया था, जैसा कि हम आज भी कर रहे हैं। उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन अचानक हालात बदले। वो क्या कुछ है, क्यों ऐसा हुआ, उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान से एक खबर आ रही है बहुत ही दिलचस्प, जो हमारे यहाँ के अंध भक्तों के लिए मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है बताना, कि वहां हिंदुओं की तादाद बढ़ रही है और वहां के इलेक्टोरल काउंटिंग का सिलसिला जारी है। और सबसे कहा जा रहा है, खासतौर पर माइनॉरिटीज से, कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। उनकी वोट उसमें आनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए। वो उस पर भी हम बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब इस वक्त चेन्नई में हैं, बहुत लंबे अरसे से वहां रहते हैं। आपका ताल्लुक बिहार से है और आपकी तालीम दिल्ली में भी हुई है, तो इसलिए मिली जुली सी जबान शायद आप महसूस करते होंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत होती है सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ। जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि चार्ल्स शोभराज को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? बहुत दिन के बाद खबरों में, सुर्खियों में आया है और ऐसा क्रिमिनल के जेल से सीधा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के रास्ते से होता हुआ फ्रांस पहुंच गया। आखिर क्या कुछ है, उसका इंडिया लिंक क्या है और ओवरऑल उसकी शख्सियत क्या है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। काज़मी साहब, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। और आपने फिर मौका दिया मुझे इस प्रोग्राम में आने का। और मैं अपने सामीन को आपके चैनल से आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूं। और मैं चेन्नई से मुखातिब हूं आपसे और अपने सामीन से। अब ये चार्ल्स शोभराज की जो कहानी शुरू हुई, और वो पिछले जुमे के दिन जो है वो नेपाल में जो है वो रिलीज हुआ, और घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको डिपोर्ट कर दिया गया फ्रांस। और उसके बाद वहां पहुंच करके वो कैफे में, वहां पे फ्रांस के कैफे में बैठा है एयरपोर्ट से निकल के, और वहां चाय पी रहा है वो। और इंटरनेशनल मीडिया को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पेड होती है। वो जो है वो ऐसे नहीं बोलता है किसी को। आप पहले पैसे उसके अकाउंट में लगा दीजिए, फिर उससे बात कीजिए। और उसने कहा कि मैं 20 साल, अभी 19 साल कुछ महीने नेपाल के जेल में काट के आ रहा हूं, और मैं नेपाल की जितने अथॉरिटी सब पे मैं केस करने वाला हूं। ये सारे फर्जी केस हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने 20 साल मुझे लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया हुआ है। ये इसका स्टेटमेंट था फ्रांस, पेरिस के अंदर से, जो इटसेल्फ जो है बहुत। और ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एक्चुअली, चार्ल्स शोभराज। इसको मैं स्कूल में जब मैं पढ़ता था 1985, मुझे अच्छी तरह याद है, 1984 में दिल्ली में दंगे हुए थे, 1985-86 में मैं स्कूल में था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि तिहाड़ जेल से चार्ल्स शोभराज भाग गया। ये हेडलाइन, बैनर हेडलाइन जो अखबारों में आने लगी। अब हम लोग जो है, जो अखबार पढ़ते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, उस टाइम तो बहुत ही हैरान हो गए। और वो भी जेल नंबर 3 में, जो वार्ड नंबर 3 होता है, जो कि सबसे ड्रेडेड क्रिमिनल का जो वार्ड होता है, वहां से ये भाग गया।
और वो एक पूरी कहानी थी जो कि बहुत फैसिनेटिंग थी। और मतलब वो कैसे भागा, और उसके बाद कोई एक हफ्ते 10 दिन के बाद जो है वो गोवा में शादी रचाता हुआ पकड़ा गया। और वो भी एक स्टेज मैनेज था। और वहां से पकड़ने के बाद वो काफी बड़ा जो है हंगामा हुआ, मुंबई पुलिस जो थी उस टाइम, कि हमने चार्ल्स शोभराज को पकड़ दिया। उसके बाद 10 साल फिर वो जेल में रहा। तो ये जो उसकी पर्सनालिटी है चार्ल्स शोभराज की, ये मैं नहीं कहता हूं कि कोई आदमी जो है चार्ल्स शोभराज को फॉलो करे या उसके लाइफस्टाइल को फॉलो करे, लेकिन मैं उसके मतलब पूरे लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से मतलब समझता हूं, जानता हूं, इसलिए कि वो मतलब जैसे मैं बड़ा हो रहा हूं वैसे वो भी बूढ़ा हो रहा है। तो मतलब चार्ल्स शोभराज का ये है कि 2-3 चीजें जो मैं चार्ल्स शोभराज से निकाल के आपके सामने रखता हूं। एक तो ये कि इतना कलरफुल इंटरनेशनल क्रिमिनल मेरे मेरे लाइफ की जिंदगी में कोई नहीं, मैंने नहीं देखा। एक बात। दूसरी बात है कि ये वाहिद क्रिमिनल है जो कि अपनी पूरी लाइफ जी चुका है। ही इज नाउ 78 ईयर्स ओल्ड। अब उसकी जो खबर आएगी अगली, जो मैं समझता हूं, अब फिर वो कारनामे कुछ कर दे तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब जो है वो यही खबर आएगी कि वो अब विदा हो गया इस दुनिया से। लेकिन हार्ट उसकी सर्जरी हो चुकी है 2017 में नेपाल में, और उसको बहुत सारे जो है बीमारियां पकड़ी हुई हैं। लेकिन ये एक वाहिद क्रिमिनल है जिसने की अपनी पूरी जिंदगी क्राइम की दुनिया में गुजार दी। अगर आप किसी और क्रिमिनल को देखें तो कोई भी क्रिमिनल अपने साथ, फूलन देवी को ले लें आप, वो मर गई। वो वीरप्पन जो हमारे यहाँ चंदन का तस्कर था वो मर गया। मतलब आप जिसको जिसको लें, मलखान सिंह, ये वो जो भी जितने भी क्रिमिनल हमारे नजर से मतलब हमारे आंख के सामने, अभी विकास दुबे हुआ करते थे यूपी में, उनको जो है इनकाउंटर कर दिया। तो ये शहाबुद्दीन हुआ करते थे, उनको कोरोना में मार दिया। तो ये जितने क्रिमिनल थे ये सब के सब जो है मतलब अपनी वीरगति को पहुंच गए बहुत जल्दी ही क्राइम की दुनिया में। लेकिन ये एक वाहिद क्रिमिनल है जो कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम करते करते, छोटे मोटे क्राइम नहीं किए हैं, इसके खाते में 30 मर्डर हैं। इसने 30 मर्डर किए हैं, जिसमें 12 मर्डर पे तो वो ट्रायल में था। और ये सब दुनिया के अलग अलग जगहों पे हुए हैं। ये इतना शातिर था कि ये 14 जबानें जानता था, कितने मुल्कों के वो पासपोर्ट रखे हुए था। और ये लेडी किलर, बिकनी किलर, सीरियल किलर, इसके ऊपर जो है 4 फिल्में बन चुकी हैं। एक जो है बीबीसी ने द सरपेंट नाम पे अभी नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, हम अपने सामाइन को कहेंगे कि वो जाके देखें, उसमें जो इसके लाइफ एंड टाइम्स के ऊपर है द सरपेंट, 8 पार्ट की सीरियल है वो, जबरदस्त मतलब पिक्चराइजेशन है उसका। फिर इंडिया में बॉलीवुड में 2015 में पिक्चर बनी है मैं और चार्ल्स। 4 किताबें 5 किताबें बायोग्राफी इसके ऊपर लिखी गई हैं। कौन इंटरनेशनल क्रिमिनल है या कौन क्रिमिनल है जिसके ऊपर इतने ज्यादा लिटरेचर और इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो। तो चार्ल्स शोभराज जो है मतलब एक ऐसा कलरफुल पर्सनालिटी है कि जिसको मीडिया में पढ़ने के बाद आदमी जो है मतलब क्या कहे उसके बारे में कि कितना शातिर है। एक और बात कह दूं मैं इसी के हवाले से कि जैसे हमारे यहाँ मतलब 17th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में एक प्रथा होती थी जिसको कहते थे ठगी, जो ठग लेते थे लोग, एक पूरा का पूरा जो है ग्रुप होता था जो कि लोगों को ठगता था वो। और उसको फिर जब अंग्रेज आए यहाँ पर तो उसको उन्होंने बिल्कुल यहाँ से नस्ताबूद कर दिया, उन सारे जितने भी कल्ट के मेंबर थे। तो चार्ल्स शोभराज मेरे हिसाब से उसी कड़ी का एक हिस्सा है। इसका काम था ठगी। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि जितने भी इसने मर्डर किए हैं कोई इसने वेपन यूज नहीं किया। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि बगैर हथियारों के कत्ल करना। और शायद वो क्या हो सकता है उसने कानून भी पढ़ा हो कि वो जो कानून में सबूत जब मांगे जाते हैं तो कोई हथियार ना मिले, क्या कुछ हो सकती है स्ट्रेटेजी? नहीं, इस पजल को तो कोई भी नहीं सॉल्व कर सकता है। जब चार्ल्स शोभराज से इंटरव्यू किया गया तो उसने कहा कि मैंने तो कोई मर्डर ही नहीं किया। जो लोग मरे हैं वो ओवरडोज ड्रग्स से मरे हैं। वो ड्रग्स एक चीज और बताऊं कि ये ड्रग जो है देता था अपने विक्टिम्स को, और इसमें महारत रखता था कि कितने ड्रग्स हम दें तो बंदा मर जाएगा और कितने हम दें तब तक हम भाग सकते हैं। तिहाड़ जेल में यही हुआ। वहां 25 जो है गार्ड बैठे हुए थे,
उनको इसने ड्रग्स दिए और उसके बाद ये वहां से भाग निकला, और भाग निकलने के बाद लोग सब कॉन्शियस हो गए। घंटे, आधे घंटे, घंटे के बाद कोई मरा नहीं, उसमें कोई मर्डर नहीं हुआ। और इसने वहां के जो वार्डन होता था उसको लेकर करके उसने उसके मुंह पर टेप लगा दिया था, और उसके साथ उसने गाड़ी की व्यवस्था की थी, और उससे वो मतलब तिहाड़ जेल से वो बाहर निकल गया। और उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है चार्ल्स शोभराज की, कि ये जो है, एक तो वो अपने हुलिये को बदलने में बहुत माहिर था। आंख के अंदर जो है वो कुछ कर लेता था, कुछ क्या मालूम नहीं क्या लगा लेता था, उसके आंख का जो रंग है वो बदल जाता था। पासपोर्ट्स के ही बनाए हुए थे। और ये क्राइम करने के बाद आज इस कंट्री में है तो कल उस कंट्री में है। पूरा का एयरपोर्ट जो है वो बैठा का बैठा रह जाता है, उसकी सारी सिक्योरिटी बैठी रह जाती है, चार्ल्स शोभराज यहाँ से निकल जाता है। तो ये सब चीजें जो उसकी हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। कई तो शादियां उसने रचाई हैं। भारत में जो कोई बड़ा क्राइम किया हो वो कौन सा किया था, कुछ थोड़ा सा आप बता सकते हैं? भारत में जो है ये 1984-85 में, इससे पहले भी इसने जो है कुछ महारानी, वो मतलब जयपुर या राजस्थान के कुछ महारानी को ये अपने आप को डायमंड मर्चेंट भी बताता था। ये कुछ डायमंड अपने पास रखता था और उनसे ये कुछ राब्ता वाब्ता करता था, और उसके बाद उनको डायमंड बेचता था और ये सब करता होता था। तो वो सब तो वो कर ही रहा था, लेकिन इसके जो मेन जो टारगेट थे, इसको व्हाइट रंग की जो औरतें होती हैं अंग्रेज, उनसे बड़ा फैसिनेशन था। ही वाज अ साइको, इसको सही मायने में साइको कहते हैं, उससे बहुत। और ज्यादातर इसके जो टारगेट होते थे वो हिप्पी होते थे। जो हिप्पी आते थे, आपको याद होगा 80s के दहाई में, और वो मतलब लोग जो है 70s में जो है वो पीक था उसका 70s में। वो फटी हुई जीन्स, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल और गंदे से कपड़े, और उस हालत में जो है वो हिप्पी कहलाता था। जी। और मुझे अभी भी याद है कि मोहन सिंह पैलेस में जो है दिल्ली में, कनॉट प्लेस में मोहन सिंह पैलेस है, वो हिप्पियों की जगह थी। बिल्कुल वो हिप्पियों की जगह थी। और हिप्पी लोग जो है कनॉट प्लेस के अंदर सर्कस में जो है ऐसी जमीन पर पड़े रहते थे वो। मतलब कभी हमने आज तक इतने फॉरेनर्स नहीं देखे हैं जो कि उस टाइम में मैंने देखे थे। और ये सब जवान लड़के लड़कियां अंग्रेज जो हैं, जो कि अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से, कहां से वो सब इंडिया में आए थे। वो हरिद्वार चले जाते थे, ऋषिकेश चले जाते थे, नेपाल में जो है ये पड़े होते थे। तो चार्ल्स शोभराज जो है वो इन्हीं में ऑपरेट करता था। वहां से उनको जो है ड्रग देता था। वो सब लोग ड्रगिस्ट थे यहाँ पे। और उस टाइम यहाँ पे तो आप जानते हैं कि गांजा जो है, अब भले जो भी कुछ हो, लेकिन गांजा अभी भी बहुत फ्रीली मिल जाता है। हमारे साधु महाराज लोग जो हैं वो गांजा का सेवन करते हैं। तो गांजा तो क्राइम नहीं है अगर आप गांजा पिए, तो गांजा जो है वो तो बहुत आराम से मिल जाता था यहाँ पे। और चार्ल्स शोभराज जो है यही सब कुछ करता था। वो गांजे वांजे पिलाता था उनको, वो ड्रग्स भी रखे रहता था। और उसका काम ये था कि इनको ड्रग दे करके इनके पैसे वो ले लेता था, पासपोर्ट भी ले लेता था ये। और फिर वो पासपोर्ट में कुछ अपनी सर्जरी कर करके वो अपना पासपोर्ट बना लेता था, उसका नाम बदल लेता था वो। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। यानी मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि वो फिल्म जो नाम आपने लिया है, द सर्पेंट, वो आप देखें। और मुझे लगता है कि वो ऐसी शख्सियत और ऐसा कैरेक्टर है कि उस पर घंटों भी बात की जाए तो शायद फिर भी ऐसा लगेगा कि और बहुत कुछ है जानने के लिए। मुस्तफा साहब, ये इसका थोड़ा सा कंक्लूडिंग बता दीजिए, फिर हम दूसरे इशू पर चलते हैं। नहीं, चार्ल्स शोभराज का जो क्राइम जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि वो दिल्ली में कनॉट प्लेस में किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, और उसमें यहाँ उन्होंने फॉरेनर को ड्रग्स दे दिए थे। और वो ड्रग्स देने के बाद उनसे पैसे वैसे लेके भाग गया था, कोई मरा नहीं था उसमें। जब वो फिर कॉन्शियस हो गए तो इन लोगों ने जाके पुलिस में जो है वो कनॉट प्लेस में जो कोतवाली है आरबीआई पार्लियामेंट के सामने, वहां पे उन्होंने रिपोर्ट किया था। और फिर चार्ल्स शोभराज पकड़ा गया था। उसको मतलब फिर उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री और वो सब कर करके उसको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। और वो बंद होने के बाद जो है वो करीब एक आध मतलब काफी दिन तक बंद रहा वो। मतलब ये कि वो एक 7-8 साल तक बंद रहा। और वो एक इंटरेस्टिंग खबर उसकी ये है कि चार्ल्स शोभराज जो था वो थाईलैंड का क्रिमिनल था, जहां पे वो सजा याफ्ता था। और उसमें यह था कि अगर कोई इसको पकड़ के वहां ले आएगा तो वो सीधा का सीधा उसको फांसी वहां दे दी जाएगी या एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब चार्ल्स शोभराज को मालूम था कि मैं यहां से निकलूंगा
तो सीधा मुझे वहां लेके जाएंगे और गोली मार देंगे। ये सरपेंट में भी उन्होंने दिखाया था, हर टाइम उसके दिमाग में यही चलता रहता था। तो इसने फिर ये षड्यंत्र रचा कि हम यहाँ से जेल ब्रेक करके भाग जाएंगे और फिर हम पकड़े जाएंगे, फिर हमें सजा हो जाएगी। और हम जो है वो थाईलैंड के जो 20 साल का वहां एक कानून है कि अगर 20 साल तक किसी को सजा नहीं हुई तो वो केस बंद हो जाता है। तो जब ये गोवा में पकड़ा गया, पकड़ करके फिर आ गया अंदर, बंद हो गया, तो ये 97 में निकला यहाँ से। मतलब ये क्राइम इसने किया हो, यानी वो अपनी जान बचाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए जेल का इस्तेमाल करता था। जी बिल्कुल सही बात है। और इसने एक बार नहीं, कई मुल्कों में 6 बार जेल ब्रेक किए हैं। अफगानिस्तान में ब्रेक किया, जो सबसे बड़ा जेल ब्रेक है वो ग्रीस में किया था इसने ग्रीस में क्राइम किया है, इसने टर्की में क्राइम किया है, इसने इजिप्ट में क्राइम किया है। और इसका जो घर था, मतलब ये कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, यहाँ तो ये मतलब रहता ही था ये, मतलब। और इंडिया और नेपाल तो इसके मतलब खेलने की जगह थी, जहां ये अपना आया जाया करता था। तो नेपाल में अब उसके पास इतने पासपोर्ट हैं, तो नेशनलिटी कहाँ की अब अगर बताई जाए तो आज वो कहाँ का नेशनल? एक्चुअली इसको बता दूं मैं दर्शकों को कि वो जो है वो उसकी पेरेंटेज जो है, उसका फादर जो था वो हिंदुस्तानी था, और उसके जो एक्चुअल नाम में गुरमुख भी लिखा हुआ है, वो चार्ल्स गुरमुख शोभराज है। तो गुरमुख को लोग खा गए, तो चार्ल्स को रखते हैं कि उससे अंग्रेज बन जाता है और शोभराज से वो हिंदुस्तानी बन जाता है। तो वो फिर उसका फादर जो था वो, और उसकी मदर जो है वियतनामी। अच्छा, गुरमुख से तो ऐसा लगता है कि सरदार है, तो क्या सरदार फैमिली से है? हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। तो इसकी मदर, वो जो उसका फादर था, वो उसको डिसोन कर दिया था, वो एक्सेप्ट नहीं किया उसने बेबी को। तो इसने जो है, इसकी मदर ने वहां फ्रेंच की कोई लेफ्टिनेंट था, उससे शादी कर ली वहां पे वियतनाम में, ये साइगोन में, जिसको अभी होचिमिन सिटी कहते हैं, मैं वहां जा चुका हूं। तो वहां से ये फिर बहुत ही अर्ली स्टेज में ये फ्रांस चला गया अपनी मदर और फादर के साथ, और वहीं रहने लगा, और वहीं उसने स्कूल पढ़ा होगा, और जो भी कॉलेज। उसके जब एक उम्र में 18-20 साल में, तब से इसने चोरियां शुरू कर दी। वो चोरी वोरी में जो है पकड़ा जाता था, कभी वो कार चुरा लेता था, तो कभी घड़ी चुरा लेता था, वो इसी तरह के काम वहां करता था। उसके बाद जो फिर इसके पर निकलने लगे, फिर वो इंटरनेशनल ज्वेल थीफ हो गया, फिर वो हीरो का व्यापारी हो गया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जिसके बारे में बोलते रहे हम तो मतलब टाइम मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और नॉवल लिखने वालों के लिए, फिल्में बनाने वालों के लिए एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है। शायद आगे भी ऐसी कुछ फिल्में और ऐसे नॉवल लिखे जाएं। अच्छा, नेपाल से ही जो दूसरी खबर है सियासी, वो पुष्प कुमार दहल प्रचंड वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए, और अचानक कुछ तब्दीली हुई। पिछली बार हमारी कुछ बात हुई थी, उसे थोड़ा सा बता दीजिए कि वो क्या सिनेरियो बना के प्रचंड वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए। जी, नेपाल में हुआ क्या था कि नेपाल नेशनल कांग्रेस शेर बहादुर दुआ के अंदर जो है वो एक अलायंस था, जिसमें प्रचंड, जिनको आप पुष्प कुमार धल भी बोलते हैं, दोनों एक ही शख्सियत है। तो इन दोनों का अलायंस था, उसमें 5 पार्टी के अलायंस थे, और ये 5 पार्टी जो है ये 2021 से वहां पे सत्ते में थी, और ये पूरी कॉम्बिनेशन थी जो कि फिर इलेक्टोरल प्रोसेस से गुजरी, और फिर से वो उसने मतलब मेजॉरिटी हासिल कर ली। अब नेपाली कांग्रेस को जो है वो 89 मतलब वोट थे, मतलब 89 एमपीज थे उनके लिए, और पुष्प कुमार धल जो है प्रचंड, इनके पास सिर्फ 32 या 36 है, इतने 32 है शायद। और उसके बाद और भी पार्टियों के पास जो भी कुछ है, लेकिन ये लोगों की एक वर्किंग मेजॉरिटी बन गई थी जो उनको चाहिए थी 162 और 165 के लिए कोलिशन बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट बन गई थी। और ये बिल्कुल तय पा गया था कि शेर बहादुर द्यूबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे नेपाल के, और इनको जो है मतलब रोटेशन में पावर दिया जाएगा, 2 साल के बाद ये फिर इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये सारी चीजें सब ठीक थी। इतवार का दिन था ये, जो पिछला इतवार गया है, जबकि ये जाते हैं उनके पास प्रचंड और शेर बहादुर दुआ से अपने डिमांड्स करते हैं कि हमें ये डिमांड चाहिए, हमें ये चाहिए, ये चाहिए। शेर बहादुर दुआ जानता था कि इसके पास तो कोई एमपी नहीं है, इसके पास तो 30-32 एमपी है, ये क्या कर लेगा आपसे। तो वो जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो नहीं हो पाया उस दिन। वहां से निकल के ये सीधा जो है वो केपी शर्मा ओली के घर पहुंच जाता है, और केपी शर्मा ओली जो है बैठे थे इसके इंतजार में,
और फिर उसने क्या किया, केपी शर्मा ओली जो है वही चाणक्य है अभी वहां का बैठा हुआ, उसने आनन फानन में 7 अलायंसेस कर दिए। पुष्प ने इनको प्रचंड को कह दिया कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ फर्स्ट टर्म के लिए, उसके बाद मैं बनूंगा 2.5 साल के बाद। लेकिन मेन जो चीज थी कि ये प्राइम मिनिस्टर के लिए तो राजी हो गया, लेकिन ओयली साहब ने जो है वहां के प्रेसिडेंट जो है उनकी पार्टी का होगा, स्पीकर उनकी पार्टी का होगा, 7 जो प्रोविंसेस हैं उसमें 4 प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर उसके पार्टी के होंगे, ये सब मनवा लिया उनसे। और जब मनवा लिया, ये मान गए, तब अनाउंसमेंट हो गया कि भाई ये जो है कल शपथ ग्रहण है 11 बजे दिन में, सोमवार के दिन ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो इसको यही कहते हैं ना कि कप एंड लिफ्ट, आपके हाथ में कप है और चाय पीने के लिए आप जो है चुस्की लेने के लिए अपने लिप्स पे लगाते हैं, इस बीच में बहुत कुछ हो सकता है। ये बिल्कुल अजीब सूरत हाल है कि सरकार बिल्कुल बनने के लिए तैयार सब कुछ, लेकिन आखिर में उन्होंने अपना पाला बदल दिया और दूसरी तरफ चले गए, और जो अपोजिशन में बैठने वाला था वो तो बहरहाल सरकार का हिस्सा हो गया। उसके लिए तो ये अच्छा खासा बहुत बड़ा एक तरह से इनाम था कि वो सरकार में आ गए। तो बहरहाल ये देखिए, पॉलिटिक्स में यही होता है। पॉलिटिक्स में कुछ भी, जैसा कि आपने कहा कि हाथ में कप और लिप्स तक पहुंचने के बीच में भी बहुत कुछ हो सकता है, ऐसे ही हालात अभी हुए में। और दिलचस्प बात यह है कि कई मुल्कों में हालत ऐसी खराब है कि डेमोक्रेसी क्रैक होती हुई नजर आ रही है। इजराइल में 4 साल में 5 इलेक्शन हुए, अब सरकार बनने में वहां रोजाना तू मैं हो रही है, कौन बने कौन ना बने। लेबनान में कोई मेजोरिटी नहीं बन पाई, और कई मुल्कों में इसी तरह के हालात बहरहाल हैं जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी की तरफ बहरहाल इशारा कर रहे हैं। अच्छा, अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है? चूंकि हमारे यहाँ जो अंधभक्त हैं वो तो रोजाना यही कह रहे हैं कि साहब वहां इतने थे और अब इतने रह गए, और बिल्कुल जैसे मुस्लिम मुल्कों में हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादती होती है। उधर हम बांग्लादेश में देखते हैं तो वहां बाकायदा काफी मजबूत हैं जो वहां पर हिंदू हैं। और मैं खुद पाकिस्तान गया हूं, सिंध में सक्खर, खैरपुर, बाकायदा मुझे अब तक याद है 80s में मैं गया था, वहां जितनी दुकानें हैं वो उन्हीं लोगों की हैं ज्यादातर, और उनकी बहुत सी फैमिलियां यहाँ इंडिया में भी हैं। बहरहाल आप बताइए कि पाकिस्तान में क्या कुछ है, क्या हाल है? अभी वहां जो है वो मर्दमशुमारी हो रही है, जनगणना हो रही है, क्योंकि वहां भी इलेक्शन होने वाले हैं अगले साल। वो कौन आएगा इलेक्शन में वो तो अलग चीज है, लेकिन जो इलेक्शन की जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन और ये जो है, तो वहां पे जो अभी निकल के आया है, जो ऑफिशियल जो स्टैटिस्टिक्स है कि 44 लाख हिंदू वोटर हैं, जो कि ऑफिशियली उन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं कि ये 44 लाख हिंदू वोटर हैं, जो 2022 में उनकी जनगणना हो गई है। 2017 में या 18 में ये 36 लाख थे, और 2013 में जो थे ये 27 लाख थे। तो ये बताती है कि हिंदुओं की जो तादाद है वो कोई घट नहीं रही है, वो वोटर जो है वो बढ़ रहे हैं। मतलब हर 5 साल में जो है वो 10 लाख लोग बढ़ जाते हैं। और आपके माध्यम से बता दूं मैं कि हिंदुओं की तादाद जो है, जो ऑफिशियल लेवल पर है, अनऑफिशियल लेवल पे क्या है वो तो वही लोग जानेंगे, वो 75 लाख है। 75 लाख हिंदू जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है वो 22 करोड़ की है। पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है वो 22 करोड़ की है। और ये जो हिंदुओं की जो तादाद है, ये ज्यादातर जैसे आपने कहा है कि वो सिंध में रहते हैं। और सिंध में ये बता दूं कि वहां एक जगह है जिसका नाम है उमरकोट। आज के दौर में वो जगह उमरकोट है, लेकिन हमारा अकबर बादशाह जो है वहीं पैदा हुआ था, तो उस टाइम जो है वो अमरकोट हुआ करता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में अगर आप देखें तो अकबर की पैदाइश अमरकोट में हुई थी, जो कि सिंध में। आज वही अमरकोट जो है उमरकोट हो गया पाकिस्तान। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो हिंदू मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है आज भी। और कई और डिस्ट्रिक्ट हैं सिंध के अंदर, जैसे आपने बताया वो सक्खर है, और एक दो जगह और है जहां पे वो हिंदू मेजोरिटी है। तो और जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी हैं वो उनमें जो है वो 5%, 4%, 5% है टोटल माइनॉरिटी। उनमें जो है वो अक्सरियत हिंदुओं की है वहां पे। उसके बाद सिख आ जाते हैं, उसके बाद
पारसी भी कुछ हैं, जैन भी कुछ हैं, उसके बाद अहमदिया हैं, वो यहाँ तक कि ज्यू भी हैं पाकिस्तान में, जिनकी तादाद 1200 से या 1300 है। ये नई खबर है, जो कि वहां उन्होंने नेशनल एक नादरा करके एक उन्होंने रजिस्ट्रेशन ब्यूरो खोला हुआ है। जावेद, उनका जावेद कुछ नाम है, जावेद कामिल शायद नाम है, जावेद कामिल, वही उसके हेड है, जो कि ऐलान किया उन्होंने, कई काउंटर खेले हुए हैं, ऑनलाइन काउंटर खोले हुए हैं कि आप जो है आकर के अपने रजिस्ट्रेशन कराएं, अगर आप माइनॉरिटीज हैं तो आप अपने रजिस्ट्रेशन करा लें और आपको तुरंत शनाख्ती कार्ड जो है हम इशू कर देंगे। वो एक इशू है वहां पे पाकिस्तान में कि बहुत से नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनके पास आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो ये बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है। और इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं मैं आपको इसी हवाले से, वो ये है कि 365 मंदिर हैं पाकिस्तान में टोटल अभी आज के डेट, जिनका उन्होंने प्रबंधक कमेटी बना दिया है, हिंदू प्रबंधक कमेटी, और वो पूरी कमेटी जो है वो हिंदुओं के पास में, कोई मुसलमान उसमें नहीं है। और उसमें ये भी कहा गया कि इन मंदिरों को, ये नेशनल मोन्यूमेंट्स है, नेशनल एसेट्स है, इसको कोई नहीं छू सकता है, इसके ऊपर कोई हमले नहीं हो सकते हैं, कोई इस पर मतलब वार नहीं कर सकता है, और इसका प्रबंधक जो है वो सिर्फ हिंदू ही करेगा। और वो प्रबंधक कमेटी जो है उसके जिम्मा दे दिया है कि इसकी आप देख रेख, इसकी हिफाजत, इसको बढ़ाना, इसको रन रोगन करना, ये वही करें। तो ये चीजें जो हैं वो हो रही हैं पाकिस्तान में। दूसरी बात और इसी सिलसिले में कि असेंबलियों में जो है वो हिंदू माइनॉरिटीज के लिए या माइनॉरिटीज के लिए जो है वो सीटें रिजर्व्ड हैं, और एक हिंदू जो है उसके पास दो ऑप्शन है, वो ओपन कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी लड़ सकता है और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी लड़ सकता है। सपोज वो कोई बहुत मतलब उसका मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं कि उसका वर्चस्व जो है वो इतना बड़ा है कि वो अपने हिंदुइज्म से भी बाहर है, तो वो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी, जहां पे मुस्लिम की अक्सरियत है, वहां से भी लड़ सकता है। और उसके लिए तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही है। नेशनल पार्लियामेंट में भी जो है 10-15 एमपी जो हैं वो देखना पड़ेगा आपको, वो के रिजर्व है हिंदुओं के लिए। तो ये पाकिस्तान का सूरत हाल है कि हम तो 12 एमपी नहीं जुटा पा रहे हैं। हिंदुस्तान में तो अब एक मुसलमान एमपी नहीं है, जबकि हमारी तादाद जो है 14% है। और एक चीज और है पाकिस्तान में, वहां इलेक्शन लड़ने के लिए ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। अनपढ़ आदमी वहां इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये मतलब हमारे यहाँ बल्कि ऐसा यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये शिकायत रहती है कि पढ़ा लिखा जो IAS IPS उनके नीचे काम करता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मंत्री भी उतने पढ़े लिखे नहीं होते, और इस किस्म की सूरत हाल है। ये अच्छी डेमोक्रेसी में बहरहाल तालीम याफ्ता होना भी जरूरी है। आपने वहां के हिंदुओं की हालत बताई, मंदिरों की तादाद बताई, और वहां असेंबलियों में और नेशनल असेंबली में उनकी सीटें रिजर्व हैं, ये बहरहाल एक अच्छी बात है। और वहां कम से कम अदालतों में जाकर के किसी मंदिर का जो है वो सर्वे कराने की का कोई दरखास्त नहीं होती, जैसे कि हमारे यहाँ बनारस में और अब मथुरा में और क्या क्या। बहरहाल हमें हमेशा जहां भी माइनॉरिटीज हैं उनके हकूक के लिए अच्छी बात है जो लोग आवाज उठाते हैं और उनको हक देने की बात करते हैं, और सभी को अपने हक मिलने चाहिए। कोई खास आखिर में कुछ बात समअप करने के लिए कहना चाहें तो? नहीं, ये साउथ एशिया के प्रोग्राम के हवाले से कि साउथ एशिया जो है यहाँ बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, और जिसपे हमारे जो सामीन हैं उनकी नजर होनी चाहिए एज ए कंसर्न सिटीजन। अभी श्रीलंका में भी कुछ चीजें चल रही हैं, अभी इंडिया म्यांमार के बॉर्डर में भी चल रही हैं, क्योंकि टाइम की कमी है। तो अब अगले प्रोग्राम में हम लोग म्यांमार पे और श्रीलंका पे बात करेंगे। और अभी जो है आज का दिन जो है या आज का जो प्रोग्राम है वो चार्ल्स शोवराज के लिए ही है, उसी को हम लोग जो है सेलिब्रेट करें या उसके बारे में मतलब चर्चा करें। यही मेरा आखिरी पैगाम है आपको। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हर फ्राइडे को आप उनका प्रोग्राम देख सकते हैं, और जिस गहराई से वो साउथ एशिया पर नजर रखते हैं वो आपको अब तक अंदाज हो गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।